ब्रेन वॉशिंग की बात करते हैं, जॉन चाचा तुम कितने अच्छे, तुम्हें प्यार करते हैं बच्चे, करीम चाचा हमेशा अच्छा होगा, बलिदान दे देगा अपना। नाम ऐसे नाम जो रखे जाने चाहिए। वो कैसा भी, वो पिक्चर आई थी चक दे, उसका असली हीरो कौन था? नेगी। वो बन गया मुस्लिम, केवल मुस्लिम नहीं बना, प्रताड़ित मुस्लिम बना। आज भी अगर आप अपने आप को नॉन लेफ्ट मानते और क्रिटिसाइज करते हैं, आपको फिल्म इंडस्ट्री में जगह नहीं मिलती। अमरीश पुरी जिन्होंने तो बताया है कि मैं स्वयं सकता, बहुत लेट बताया। तो इस प्रकार का सारा समाज है। सुदीप्तो सेन है, मैं नाम लेके कह सकता हूँ, हालांकि उसको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा मुझे नहीं पता। उसके बाद में फिल्म में नहीं बंद हो गई। उसके बाद में वही जो दोस्त थे उसके OTT प्लेटफॉर्म वाले, उसकी फिल्म को नाम देखते निकाल देते, तू तो भैया बदल गया। यानी उस समय इप्टा के डायरेक्टर से लेकर आज तक आप सोचे कि लेफ्टिस्ट मोनोपोली गई नहीं है, लेकिन किसी 4 लोगों ने उठ के कह दिया ये क्या प्रोपेगेंडा फलाना, आप उसके लिए आप चुप बैठ गए। एक अपना इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग करना बहुत आवश्यक है। कश्मीर फाइल भी रुक सकती थी, रोकी भी गई थी, कई महीने उसका झगड़ा चला कश्मीर फाइल का। लेकिन उस समय जो सही है गलत है, उस समय कम से कम ऑब्जेक्टिवली उसका साथ दें। इतना भी किया तो बहुत फर्क पड़ेगा। रतन जी, मैं एक और विषय उठाना चाहूँगा और आपसे आपके विचार जानना चाहूँगा। जैसे नैरेटिव्स और भ्रांतियाँ फैलाने के कई माध्यम हैं आजकल। ये तो एक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, लेकिन फिल्म या सीरीज़ का भी बड़ा एक सशक्त माध्यम है। बहुत से OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो निरंकुश होकर चल रहे हैं इस देश में, जिनके ऊपर अभी भी कोई अंकुश नहीं लगा है। और हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसी अथॉरिटी है जो रेगुलेट करती है उनके कंटेंट को। ऐसी एक प्लेटफॉर्म पे एक सीरीज़ आई लैला करके। तो जब मैंने ये देखा तो एक फिल्म मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से आप जब देखते हैं तो यू आर नॉट एन ऑडियंस है। आप जानते हैं कि कोई चीज़ क्यों बनाई गई है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, उसको क्यों इस तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया है या क्यों ऐसा उसका लेखन किया गया है ना। तो उसमें जो दिखाया वो ऐसा था कि संघ को ही सिंबॉलिकली उन्होंने दिखाया है कि आने वाले भविष्य में संघ के लोग एक तरीके के आतंकवादी हो जाएंगे, अतिवादी हो जाएंगे, और वो पूरे देश पे उनका कब्जा हो जाएगा और वो अपनी मनमानी करेंगे, जो उनका मन आएगा वो करेगा। घरों में जाएंगे और लोगों को मार डालेंगे, उनकी स्त्रियों को उठा के ले आएंगे किसी ऐसे अपने ग्रह में जहाँ पे उनको ब्रेन वॉश करेंगे, है ना, और उनको अपना एक मेंबर बनाएंगे। इस तरीके का उसमें एक नैरेटिव था। अब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर कोई चीज़ एकदम खुलेआम दिखाई जा रही है तो निश्चित रूप से वो लाखों करोड़ों युवाओं को एक संदेश देगी, भले ही वो गलत संदेश हो, एक इम्प्रेशन क्रिएट करेगी इस विषय में अगर वो इसको संघ से जोड़ के देखेंगे तो, और एक गलत एक नैरेटिव जो है एस्टेब्लिश करेगी। मैं ये जानना चाहता था कि आपके क्या विचार हैं और क्या संघ की तरफ से कोई ऐसा प्रतिक्रिया आई, आपको क्या लगा उसको देख के, और इस तरीके की चीज़ों में क्या करना चाहिए? देखिए, मैं OTT का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मैं OTT बड़ा कम देखता हूँ और लेकिन ये बात है कि मुझे पता है इस बारे में, मैंने उसके बारे में व्यूज़ पढ़े, मैंने उसके बारे में सोशल मीडिया में रिएक्शन पढ़े, और निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है, क्योंकि कोई भी हिंदुत्व मानने वाला व्यक्ति इस तरह का हो नहीं सकता। क्योंकि हिंदुत्व तो एक लिबर्टी, एक माने कि रिपब्लिक ऑफ फेथ्स है, जिसके अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी है, जिसके अंदर सारे समाज को साथ में लेने की बात है, जिसके अंदर स्त्रियों का उतना ही स्थान है। जो लोग कहते हैं अगर देखेंगे उससे बहुत अच्छा अधिकार तो किसी भी समाज में इतना अधिकार नहीं जितना स्त्रियों का हमारे समाज के अंदर सम्मान और अधिकार है। डिस्टॉर्शन बीच बीच में होते हैं, युग के साथ अलग बात है। इसी तरह संघ इतने साल से काम कर रहा है, कई जगह संघ प्रेरित है, संघ की, अब बोलते हैं बीजेपी संघ की ऐसा मानते हैं, तो बीजेपी की जहाँ इतने सालों से सरकारें चल रही है, कहीं पर ऐसा कुछ देखना मिला कि वहाँ पर स्त्रियों के साथ अत्याचार हुए, लोगों के ब्रेन वॉशिंग हुई, माइनॉरिटीज़ के घर और पूजा पद्धतियाँ तोड़ी गई, ऐसा नहीं हुआ है। जो आज यूपी में हुआ है वो तो गैर कानूनी काम है, इसलिए ऊपर एक्शन हो रहा है। लेकिन इस सर्वसाधारण स्तर पर जितने सारे भारत में जहाँ जहाँ बीजेपी का राज रहा, जहाँ संघ बहुत डोमिनेंट रहा, वहाँ किसी समाज पर अत्याचार हुए था, ज़ीरो आपको उसका उदाहरण मिलेगा। इसके बावजूद ऐसी फिल्में बनती हैं। लेफ्टिस्ट लोगों का अपना एक एजेंडा है कि भारत में, दुनिया भर में उनका एजेंडा चल रहा है।
अभी उसका उत्तर, एजेंडे का उत्तर उसको क्रिटिसाइज़ करना, बैन करना है कि उसके सामने अपना प्रत्युत्तर उसी प्रकार से फिल्में बनाकर उस माध्यम से देना जो लोगों को पता चले। एक मुझे याद है जी में एक आया था कश्मीर के बारे में, टेररिज्म के बारे में, सीरिया में, नाम भूल गया, लेकिन उसके अंदर अच्छा दिखाया था कि हिंदू ऑफिसर है और हिंदू ऑफिसर के साथ के मुस्लिम महिला की भी इज्जत करता है, किस प्रकार से टेररिज्म के विरुद्ध भी लड़ता है, किस प्रकार से मुस्लिम महिला को समझ आता है कि मैं तो बड़ा गलत सोचती थी। बनाया उन्होंने, अच्छा चला भी, अच्छा बना था। अच्छा बनाने की समस्या है, लेकिन ये सोच जो है, ये आपको पता है कि सारी इस फिल्म में बाय डिफ़ॉल्ट इस मीडिया के अंदर आपको लेफ्टिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट होना पड़ता है अगर वो स्थान बनाना है। और आज की बात नहीं है, ब्रेन वॉशिंग की बात करते हैं, जॉन चाचा तुम कितने अच्छे, तुम्हें प्यार करते हैं बच्चे, करीम चाचा हमेशा अच्छा होगा, बलिदान दे देगा अपना, फादर एंथनी आपको शरण देगा, आपको बच्चे की तरह पालेगा, आपका धर्म नहीं बदलेगा तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, लेकिन पंडित जो होगा वो मंदिर के अंदर रेप करेगा, ये सारा बनिया होगा, वो तिलक लगा के डाकू डाकड़ा डालेगा, बनिया अत्याचार करेगा, सारा बहुत सालों से चला आ रहा है। वो सटल एक प्रोपेगेंडा है जिसको हमने ग्रहण कर लिया, मान लिया, और हमने कहा हम ऐसे ही हैं, हमको शर्म आती है अपने समाज के ऊपर। ये ब्रेन वॉशिंग तब से चल रही है, अब और सोफिस्टिकेटेड हो गई है। जब लोगों को ध्यान में आने लगा ये गलत है तो उसको डिस्टोपियन वर्ल्ड के थ्रू, जैसे आपने बताया लैला के अंदर दिखाया गया, लेकिन उस जो पूरा जो डोमिनेशन है लेफ़्ट का, उसको तोड़ना आसान नहीं है। आज भी अगर आप अपने आप को नॉन लेफ़्ट मानते और क्रिटिसाइज़ करते, आपको फिल्म इंडस्ट्री में जगह नहीं मिलती। सोनू निगम का किस प्रकार से उसका कैरियर चौपट हुआ आप देख सकते हैं, बड़े बड़े हीरोज़ का चौपट हुआ, और प्रोड्यूसर कई ख़त्म हो गए इस चक्कर में जिन्होंने अपने विचार रखे। और ये पहले से भी चलता है। पंडित सत्यदेव दुबे संघ के स्वयंसेवक थे, गोविंद निहलानी संघ के स्वयंसेवक थे, उनको अपना वो आइडेंटिटी गंवानी पड़ी ताकि इस फिल्म के अंदर उनको जगह मिले, इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल है वो लोग। और विलन अपने कौन, ओम अपना अमरीश पुरी जिन्होंने तो बताया है कि मैं स्वयंसेवक था, बहुत लेट बताया। तो एक इस प्रकार से संघ और हिंदूवादी को सप्रेस करना उस सारी इंडस्ट्री की आदत है, और उसके कारण क्योंकि नंबर कम है इसके लिए, जो आज भी बोलता बड़ा सोच के बोलता है। आज को अगर एक विवेक अग्निहोत्री खड़ा होता है तो उसको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है और उसको एसर्ट करना पड़ता है। उसने रिस्क लिया, कितने लोग रिस्क लेंगे? तो इस प्रकार का सारा समाज है। सुदीप्तो सेन है, मैं नाम लेके कह सकता हूँ, हालांकि उसको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा मुझे नहीं पता। वो लेफ्टिस्ट था, पक्का नक्सल विचारों से उसके मेल खाते थे। उसने बाद में बनाई भी बस्तर फिल्म, जो बनाई फिल्म उसने, और वो कभी वो मिला संघ के अंदर, उसको ध्यान में आया कि ये सारी बातें गलत है और उसको संघ की बात अच्छी लगी, वो हिंदुत्ववादी बन गया। उसके बाद में फिल्म नहीं बंद हो गई। उसके बाद में वही जो दोस्त थे उसके OTT प्लेटफॉर्म वाले, उसकी फिल्म को नाम देखते निकाल देते, तू तो भैया बदल गया। इस वातावरण के अंदर आपको काम करना है, इस वातावरण के आपको उसी टक्कर की फिल्में बनानी है। आपने अपना OTT प्लेटफॉर्म बना लिया, बहुत बड़ी हिम्मत की, और ऐसे लोगों की ज़रूरत है। लेकिन आप सोचें कि आप उनको बैन करवा दोगे तो नहीं होगा। आप उसके सामने प्रत्युत्तर दे सकते हो, लेकिन जहाँ कहीं अधिक तो उसको नज़र में भी लाना चाहिए, और लैला के विरुद्ध और नज़र में लाना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि आप अपने ऊपर इल्ज़ाम ले रहे हो, उसने तो बोलेगा मैंने तो नाम ही नहीं लिया। सो देयर प्रोपेगेंडा इज वेरी सटल। अब परजानिया कैन बिकम अवार्ड विनिंग फिल्म, लेकिन साबरमती एक्सप्रेस तो प्रोपेगेंडा फिल्म है। ये इस प्रकार की सोच है, ये एक बड़ी समस्या है, और उस समस्या का हल आसान नहीं है। आपकी फिल्म को फाइनेंस नहीं मिलता, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि वातावरण बदल गया। तो जो लोग पहले फाइनेंस नहीं करते अभी कभी भी फाइनेंस करने लग गए ऐसी फिल्में। उसके अंदर आपको काम करना है, और उसके अंदर संघ क्या कर सकता है? संघ को चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रमोट करे, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाई दे, उनको आगे साथ दे कि ऐसे लोग बनाएं, उनको उसके अंदर जिस तरह भी मॉरल सपोर्ट दे और किसी प्रकार का उनको साथ दे, वो देना चाहिए। मुझे लगता है कुछ हद तक हिम्मत बढ़ी भी है फिल्म प्रोड्यूसर्स की। लेकिन ये जो OTT के पहरेदार हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम से आते हैं और एक दूसरे को परपिचुएट करते हैं, यानी उस समय इप्टा के डायरेक्टर से लेकर आज तक आप सोचे कि लेफ्टिस्ट मोनोपोली गई नहीं है। आज भी वो पंडित सत्यदेव दुबे और गोविंद निहलानी को अपना वेश बदलना पड़ता है, या अपने आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है। हालांकि वो देशभक्त हैं, हालांकि वो अच्छा ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो बदलने में, और भी मुझे लगता है जिस तरह से बदल रहा है धीरे धीरे बदलेगा। लेकिन हाँ, उसको एक्सेलरेट करना, तरुणों के सामने अपने ढंग से विषय रखना बहुत आवश्यक है। और वो सोफिस्टिकेशन अभी हमारे, उनकी इतने सालों की परंपरा है आर्ट एंड कल्चर की, हमने आर्ट एंड कल्चर का उस प्रकार से कभी उपयोग किया ही नहीं, मैं कह सकता हूँ। फोक, चाहे फोक हो, फोक तक फिर भी कुछ किया, लेकिन फिल्म ड्रामा में, फिल्म में हमने कोई उस तरह का हस्तक्षेप किया नहीं कि प्लान करके हमको ये करना है। आप जैसे कोई रेयर होंगे और एक दो लोग होंगे जिनके अंदर, जिन्होंने कहा ऐसा मुझे कुछ खड़ा करना है, ऑर्गेनाइज तरीके से आपने किया, ऐसे और भी लोग जब खड़े होंगे तो उसका उत्तर मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि
प्रत्युत्तर देना चाहिए, उसको डेमोक्रेटिक तरीके से देना चाहिए और अपने अंदर वो कला पैदा करनी चाहिए जो उसी तरह ग्राह्य हो जिस तरह उन्होंने उसको एक मीठी पूड़ी बनाया है। हमें भी मीठी पूड़ी बनानी सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। जहर को कैप्सूल में लगा के बेच रहे हैं वो लोग, हाँ, उसको लोग ग्रहण कर रहे हैं। मुझे शादी नहीं करनी, आज फिल्मों के अंदर माँ बाप गायब हो गए धीरे धीरे, कभी आपने बहुत सही कहा आपने। भाई बहन गायब हो गए, माता पिता गायब हो गए, रिश्तेदार तो पहले ही गायब हो गए थे, पर है ना समाज में तो है आज भी। वो जब दिखाते हैं तो मजाक के रूप में दिखाते हैं। कभी भी आप देखिए टीवी सीरियल के अंदर अगर रिश्तेदार है, मामा है, वो सारे जोक बन जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, परिवार की फिल्म बनती थी और एक दूसरे का सहारा होते थे। ये बातें आज की पीढ़ी को पता भी नहीं है क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर फैमिली देखी है। तो हम वो मैजिक जगा सकते हैं क्या? कुछ सीरियल ने ट्राई किया है, जो ज़मीन से जुड़े लोग जाते हैं यूपी बिहार और एमपी से, वो आते हैं जब इंडस्ट्री में ज़मीन से जुड़ी कहानियाँ बना रहे हैं, तो ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल। थोड़ा सा हमें लगता है कि बीजेपी को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। जो सच्चे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल, हमें लगता है कि उनको थोड़ा सा सहारा, थोड़ी सी हिम्मत वो प्रदान करनी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत स्कोप है जिसके अंदर बीजेपी को ऐसे राष्ट्रीय विचार वाले लोगों को बिल्कुल सही सहारा नहीं बोलना चाहिए, उनको सदुपयोग उस मीडियम का करना चाहिए। एनएफडीसी बंद पड़ी है, अच्छा दोबारा रिवाइव हुई है कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन उसने पिछले कई सालों से काम नहीं किया। जनरल फिल्म सोसाइटी बहुत सालों से लगभग डेड है, कुछ काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? ये तो ऑलरेडी पहले लेफ्टिस्ट पे पैसे भी निकालते थे, करोड़ों रुपए निकाले भी, फिल्में भी बनाई, प्रमोट भी हुई। वहाँ क्यों नहीं फिल्में बन सकती दोबारा अच्छी? संघ को छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय विचारों को कोई भी, इतिहास की कोई भी फिल्म, समाज के प्रति कोई भी फिल्म, प्रेमचंद भी हो सकता है। जिस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे प्रेमचंद कौन था उसको प्रोफाइल दो, ऐसा कहने वाला प्रोड्यूसर बैठा है, आप क्या अपेक्षा करते हैं? आपको पता है कहानी है? नहीं, मुझे नहीं मालूम है क्या है, बताइए। अपना एक प्रोड्यूसर था, वो गया एक ओटीटी प्लेटफॉर्म में, कहा कि प्रेमचंद के ऊपर, प्रेमचंद की कहानियों पर सीरीज बनाना चाहता हूँ। बोलते हैं प्रेमचंद का प्रोफाइल भेज दीजिए। इसमें सच बता रहा हूँ आपको, मैं गप नहीं मार रहा हूँ, मैं नाम भी ले सकता हूँ उस व्यक्ति का जिसका ये अनुभव रहा। तो ये सारा जो प्रकार चलता है, जब को संस्कृति से जड़ें आपकी कट गई। देखिए पुराना जो भी कम्युनिस्ट भी था ना, वो एक जड़ से निकला था। कोई बलराज साहनी रहा होगा, कोई और कैफी आजमी रहे होंगे, सारे भारतीयता से निकले। उनके विचार भारतीय थे, विरोधी होंगे हमारे, लेकिन उनकी बातें, उनकी कहानियाँ, उनके गीत इसी ज़मीन से निकले। आज का जड़हीन है सारा जो लेफ्टिस्ट है ना, वो वेस्टर्न वोक सिस्टम से निकला है। उसको यहाँ की संस्कृति पता नहीं है। उसकी संस्कृति ऐसी है कि आरती भी दिखाएगा तो उल्टे हाथ से चल रही है आरती, उसको पता ही नहीं आरती का मतलब क्या है। परिवार के रिश्ते दिखाएगा, ऐसा है कि वो जोक है। तो जो संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं, ऐसे लोग आज इसको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जो मैं इसको हिंदी सिनेमा नहीं बोलता हूँ, बॉलीवुड जो है, हिंदी सिनेमा तो आज भी जो थोड़ा बहुत बचा है वो जड़हीन है, उसकी रूट्स कहीं नहीं है। उसका जो सारा कुछ है वेस्ट से आ रहा है, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसको सामने हमें जड़ से जुड़े लोगों को कर सकते थे प्रमोट, एनएफडीसी कर सकती है, जनरल फिल्म सोसाइटी कर सकती है। इतनी ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्ड है कि एक फिल्म है जो बनी थी, उस फिल्म को सब्सिडी मिलते मिलते, और फिल्म बहुत अच्छी थी, बच्चों की फिल्म थी, उसको मिलते मिलते सालों बीत गए। वो बंदा कोर्ट में जाने को तैयार हो गया, उसमें कहीं संघ इन्वॉल्व नहीं था, कुछ नहीं था। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाके शूटिंग करके उसने फिल्म बनाई थी। ऐसी ब्यूरोक्रेसी है। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। प्राच्यम is putting out as an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है।
Pracham is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pracham family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pracham. Pracham is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pracham. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pracham, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy. तो जो आपके पास ऑलरेडी माध्यम है जिनका उपयोग दुरुपयोग अन्य लोग कर चुके हैं, उनका कम से कम सदुपयोग तो हो सकता है, ये मैं कह सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि प्लेटफॉर्म पे आके बीजेपी वाले बोले फिल्म बहुत अच्छी है, देखो कोई ज़रूरत नहीं है। जो फिल्म अच्छी है चलेगी, आप उसको कम से कम उसको प्रोड्यूसर डायरेक्ट उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके, उसकी फिल्म सेंसर में ना अटके, इतना तो डेफिनेटली कर सकते हैं। एमरजेंसी से जैसी फिल्म आती है, मैं चाहता नहीं था इसमें पढ़ूँ, लेकिन एमरजेंसी से फिल्म आती है, उसके अंदर एक दो सीन पे ऑब्जेक्शन होता है, वो फिल्म शेल्व कर दी जाती है। ये तो गलत हुआ ना। आप कहीं ये फैक्ट इसमें गलत है, इसको आप मत दिखाइए। आप कहीं फैक्ट गलत है लेकिन पीड़ा वाले हैं, एक दो सीन काट दीजिए तो समझ में आता है। लेकिन किसी चार लोगों ने उठ के कह दिया ये क्या प्रोपेगेंडा फलाना, आप उसके लिए आप चुप बैठ गए, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। उस समय वहाँ का जो भी प्रतिनिधि है उसने पैर जमा के कहना चाहिए कि इसमें कुछ गलत नहीं होगा, और निकलेगी। कई फिल्में निकली भी ऐसी। अगर जैसे एमरजेंसी रुकी, कल को केरला स्टोरी भी रुक सकती थी, बस्तर भी रुक सकती थी, कश्मीर फाइल भी रुक सकती थी, रोकी भी गई थी। कई महीने उसका झगड़ा चला कश्मीर फाइल का। लेकिन उस समय जो सही है गलत है, उस समय कम से कम ऑब्जेक्टिवली उसका साथ दें। इतना भी किया तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो ऑलरेडी मीडियम अवेलेबल हैं, जो एजेंसीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो लगभग डिफरेंट हैं, उनको अगर एक्टिवेट करते हैं और ऐसे लोगों को वहाँ पर चांस देते हैं जो अच्छी कहानियाँ बताना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है फ़र्क पड़ेगा। एक अपना इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग करना बहुत आवश्यक है। अगर इस नैरेटिव वॉर को अगर अच्छे से लड़ना है और उसको जीतना है, तो एक जो है ना, एक अपना इकोसिस्टम, वो एक दूसरे को सपोर्ट करना है ना, एक दूसरे को प्रेरित करना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना, और वो विशाल हृदय होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। इसमें अभी कहीं ना कहीं हम अभी बहुत चूक गए हैं। देखिए, मैं अगर फ्रैंकली कहूँ तो इकोसिस्टम शब्द मेरे लिए लगभग मायने निरर्थक हो गया है। क्योंकि इकोसिस्टम के नाम पे जो होना चाहिए ऐसा कुछ होता नहीं है अपने यहाँ। जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। मेरे पास कोई आता है उसको प्रमोट करता हूँ, चाहे राइटर हो, चाहे वो एंकर हो, चाहे वो टीवी पे आने वाला एनालिस्ट हो। मैं इंट्रोड्यूस करता नए लोगों को, मैं उनको लेखक बनने के लिए जो मदद कर सकता हूँ करता हूँ, कॉलमिस्ट बनने के लिए कर सकता हूँ। ये सभी को करना चाहिए, मैं कुछ अनूठा नहीं कर रहा हूँ, सभी ने करना चाहिए। जहाँ टैलेंट दिखा उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, अगर हमारी उतनी है, हमारी पहुँच के उसको कहीं अच्छी जगह पहुँचा सके, करना चाहिए। जहाँ तक विशाल इकोसिस्टम की बात करते हैं, उसके लिए बहुत एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि फिल्म, कल्चर, साहित्य, ये नैरेटिव वॉर के अंदर बहुत आवश्यक साधन है। ये बात कम्युनिस्ट बहुत अच्छी समझते हैं। एक हमारा दोस्त है, उसने बाद में किताब भी लिखी है। ये बस्तर के इलाके में गया था, उसको दिल्ली में वो स्टूडेंट था, वो कल्चर उसके उसमें आ गया, ड्रामा ट्रूप के साथ बस्तर चला गया, ड्रामे में के पकड़ा गया, खूब पिटाई हुई, बाद में किसी तरह भागा, वो सब उसने छोड़ा कम्युनिज्म और सारे खेल उसने उस बुक के अंदर लिखे हैं। सब रेड डॉट ऐसा कुछ नाम है। और ऐसे व्यक्ति जो हैं, तो वो जो किस तरह कल्चर का उपयोग करना, वो शायद हमारे लोग अब तक समझ नहीं पाए पूरे, और वो बहुत सशक्त है। और ये आपको ये केवल हिंदी सिनेमा में दिखेगा, आपका साउथ के सिनेमा में सब आपको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगा कि मैं हिंदू कैसे बोलूँ अपने आप को, मैं हिंदू साइन कैसे दिखाऊँ। आप आंध्र के तेलुगु सिनेमा देख लीजिए, कन्नड़ सिनेमा देख लीजिए। ये प्रॉब्लम केवल बम्बई का है, बॉलीवुड का है, जिसको मैंने जड़हीन है, रूटलेस है,
वो वोक सिस्टम में से 10वीं बारी पास करके पहुंचा हुआ है, कहीं तो भी कोर्स करके आ गया, कुछ टीचर ने बताया, जो भी है। और ये बात आप देख सकते हैं। मैं तो बम्बई में ही रहता हूँ, मैंने तो मतलब बहुत पहले से देखा हुआ है, और मैंने बदलते हुए सारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो उनके सारे जो फाइनेंस के सिस्टम बदले, ये भी मैंने विटनेस किए हैं। जहाँ आपको फाइनेंस ही आ रहा है दुबई से, आप कहाँ से पिक्चर अपने मतलब की बना लेंगे? आपको डिक्टेट किया जाता है कैसी पिक्चर बनानी है, कौन से हीरो को लेना है, क्या आपको प्रोजेक्ट करना है, आपका हीरो किस तरह का होना चाहिए, वो कबीर होना चाहिए, वो सलमान होना चाहिए, ये जो नाम ऐसे नाम जो रखे जाने चाहिए। वो कैसा भी, वो पिक्चर आई थी चक दे, उसका असली हीरो कौन था? नेगी। वो बन गया मुस्लिम, केवल मुस्लिम नहीं बना, प्रताड़ित मुस्लिम बना। ये डिक्टेट कहाँ से होता है, हमको देखना पड़ेगा। तो उसके सामने वो शक्ति नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसी शक्ति ने जितनी है उसका सदुपयोग तो हम करें, तो ये म्यूचुअली सपोर्टिव सिस्टम ही बनेगा। जैसे आपने कहा, हम सरकार से अपेक्षा ना करें, होना जरूर चाहिए। जैसे मैंने कहा, इंस्टीट्यूशंस पड़े हैं जो लगभग डिफंक्ट हैं, कम से कम उनका उपयोग होना चाहिए। अगर ब्यूरोक्रेट को लगता है कि अभी भी मैं इंदिरा जी के ज़माने में जी रहा हूँ या दिग्विजय के ज़माने में जी रहा हूँ, उसको जगह बतानी चाहिए। वो क्यों आज भी सालों से बैठे हैं वहाँ पर, उसी मिनिस्ट्री में कैसे बैठे हैं, आज भी वो पैनल के अंदर ऐसे लोगों को कैसे लाते हैं जो कि हर दृष्टि से बिल्कुल प्रूवन वोक हैं, प्रूवन लेफ्टिस्ट हैं। ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे रुथलेस सिस्टम से लड़ रहे हैं। हम सोरोस की बड़ी बड़ी बातें करते तो बहुत बड़ा नाम है। लोकल यहाँ पर दिग्गज बैठे हैं जिन्होंने पूरा सिस्टम का फ़ायदा उठाया है, जम के फ़ायदा उठाया है, करोड़ों रुपए सरकारों के यूज़ किए हैं अपने नैरेटिव फैलाने के लिए, लेकिन उसका उपयोग हो सकता है और वो आज भी वहाँ बैठे हैं। इसका उत्तर तो देखना ही पड़ेगा, मतलब अंदर झांकना पड़ेगा हमें कि ऐसे लोग आज भी कैसे वहाँ बैठे हैं। प्रोसिक्यूशन की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो जगह जो खाली है वहाँ पर कम से कम जो देश का विचार करते हैं ऐसे लोग आएँ, ताकि उनको हिम्मत बढ़े और ऐसी चीज़ें बनाएं वो जो लोगों को सही बात बताएं। OTT प्लेटफॉर्म नहीं सुधरेंगे, बाहर बैठे हैं। जैसे आपने OTT प्लेटफॉर्म किया, फ्लोट हो या कम से कम ऐसी ताकतवर पिक्चर तुमको लेनी पड़ेगी। अगर वो पिक्चर बनती है, इतना तो होता है कि फ़ोन करेंगे व्यक्ति, बोले हुए फिल्म क्यों नहीं ले रहे हो, तो लेंगे। ऐसा कैसे होता है कि फिल्म कोई बनती है, सुपर हिट है, OTT प्लेटफॉर्म खरीदता नहीं है? कैसे हो सकता है? महीनों लग जाते हैं उसको OTT पे आते हुए, कई बार आता ही नहीं है। सो देयर इज़ यू आर फाइटिंग अ एंट्रेंस सिस्टम जो पिछले 70 साल से जिसने राज किया है। JNU के ज़माने से, उस ज़माने से, मतलब कैफ़ी आज़मी वगैरह, मैं इज्जत से नाम ले रहा हूँ, वो जो एक बहुत अच्छे कम्युनिस्ट ग्रुप थे, बलराज साहनी थे, उन्होंने जिस प्रकार से धाक जमाई, उसमें राज कपूर को भी गिनना चाहिए वास्तव में, वो भी लेफ्टिस्ट थे, लेकिन उनका संदेशा बड़ा, मैंने जैसे कहा, ज़मीन से जुड़ा हुआ था। आप भी अगर 2 बीघा ज़मीन देखें और आपके बिमौला लेफ्टिस्ट थे तो आपको बुरा नहीं लगता, आपको लगता है वो मैसेज सही जा रहा है। उन्होंने जिस प्रकार से अपना सारा खड़ा किया इकोसिस्टम और बाद में सरकार को जोड़ा उसमें, वो 70 साल के विरुद्ध हमारे 10 साल हैं, लेकिन 10 साल में जो गति मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है, मान्य करना पड़ेगा, उसको आप इनकार नहीं कर सकते, बिकॉज वी ऑलरेडी न्यू द लेसन्स। अगर वो KG से यहाँ तक आए, हम KG से तो हमको जाने की ज़रूरत नहीं है ना, हम 7वीं में पकड़ सकते हैं उनको कि हम तो उनको अध्ययन कर रहे हैं 70 साल से उन्होंने कैसे जमाया है। एक ऐसी लेफ्टिस्ट वीकली मैगजीन है जिसकी बड़ी कम उसकी खपत है, वो सालों साल चल रही है और अच्छी क्वालिटी की चल रही है, क्योंकि उसको उस समय की सरकारों ने नेशनलाइज बैंकों के पक्के स्पॉन्सरशिप दे दिए, 5-5 साल के एडवर्टीजमेंट, वो तो चलेगी। तो जब पता है मेरे को बजट मिलेगा, अच्छी चीज़ बनाएगा वो। तो ये समस्या है जिसको अगर हम स्वीकार नहीं करते और हम कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, दुरुपयोग करने को कौन कहता है, उपयोग तो करिए। बिल्कुल नहीं, जो पर्पस है हम लोग की इस आज की इस पॉडकास्ट का, संवाद का, वो ये है कि इन चीज़ों की तरफ थोड़ा ध्यान लाया जाए, है ना, ये उद्देश्य, क्योंकि द पर्पस इज़ टू मेक पीपल अवेयर है, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ टू स्टार्ट्स विद अवेयरनेस है, अवेयरनेस से ही शुरुआत होती है। आप देखिए ड्रामा के लेवल पे शुरू हो गया, आप ड्रामा देखेंगे, मराठी सिनेमा देखेंगे, गुजराती सिनेमा देखेंगे, आपको बदलता हुआ वातावरण दिखेगा। अब फिल्में ऐसे दिखेंगी, मैं बहुत बड़ी बिग बजट तेलुगु की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी फिल्में होती हैं जिसके अंदर आपको देखना मिलता है, ड्रामा आपको देखने मिलते हैं। आज अगर ओपेरा के अंदर वो नीता अंबानी के ओपेरा के अंदर कृष्ण की लीला चलती है और लोग देखते हैं, कृष्ण के ऊपर फिल्म ड्रामा बनता है, बड़ा राम के ऊपर बनता है और उसके लिए लाइनें लगती हैं, लोग तैयार हैं ना। बिल्कुल, कमी हमारी है। वो जो एक राम के ऊपर चल रही है इसमें ड्रामा जो इतना सुपर हिट है, नीतीश भारद्वाज की आज भी कृष्ण के ऊपर चक्री आज भी हाउसफुल जाते हैं, लोग तैयार बैठे हैं। कहीं ना कहीं या तो बनाने वाले डरते हैं या अगर डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल के ऊपर वो पहरेदार बैठे हैं वोक, तो सिस्टम को गिराना पड़ेगा, अपने तरीके से गिराना पड़ेगा, अपनी ताकत से गिराना पड़ेगा।
लेकिन या पैरेलल खड़ा करना पड़ेगा आपकी तरह। लेकिन डेफिनेटली ये लोगों के ध्यान में आ रहा है और लोग तरस रहे, नहीं तो ऐसे पिक्चर चले नहीं, जैसे पिक्चरें चल भी रही हैं। और ऐसी पिक्चर जो बिल्कुल रूटलेस बातें करती हैं, पिक्चरें फेल भी हो रही हैं। तो बहुत मुझे लगता है कि वातावरण बदला है और समझने में आज भी फिल्म मेकर और जो आदतन लेफ्टिस्ट हैं एक बाय डिफ़ॉल्ट कि मैं कैसे बदलूं, मैं तो इतने साल ऐसा ही था। सभी तो लेफ्टिस्ट करेजस नहीं होते ना कि भाई मेरी गलती है तो मैं सुधर जाऊं। हमारे बोकारे थे, कम्युनिस्ट थे, वो जब दत्तोपंत से मिले बदल गए, उन्होंने हिंदू कोने पे किताब लिख डाली, वो स्वयंसेवक बन गए। दैट करेज हैज़ टू बी देयर कि मैंने इतना साल गलती की, अब मैं सुधर जाऊँ। बिल्कुल। लेकिन एक बात आपने बिल्कुल सही कही कि लोग तैयार हैं, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। और प्राच्यम में मैंने ये राम का अपने राम, ये मेरा ख्याल है ड्रामा का नाम है, बहुत चल रहा है। हाँ करेक्ट। और प्राच्यम में मैंने ये चीज़ प्रत्यक्ष देखी है कि लोग जो है अगर अच्छा कंटेंट आए तो उसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत उत्सुकता से वेट करते हैं, उसको देखते हैं। अगर सही चीज़ें आएंगी तो लोग तैयार हैं। मुझे लगता है आप जैसा जो बहुत ट्रेंड है इस इंडस्ट्री के अंदर, जिसके बहुत साल निकाले हैं, ऐसे लोगों ने ट्रेनिंग स्कूल भी शुरू करने चाहिए। जहाँ ऐसे उभरते हुए कलाकार, उभरते हुए डायरेक्टर जो कुछ करना चाहते हैं, राइटर, उनको आप जैसे एकदम एक्सपीरियंस लोग उनको सही गाइड कर पाएँ। जिस तरह से आपने खड़ा किया है अपना एक संस्था अपने बलबूते पर, जो आपका अनुभव है, अगर ऐसे आप जैसे और भी जो लोग होंगे, मतलब कोई और भी फिल्म में होंगे, इन्होंने ऐसे लोगों को ट्रेन करने के लिए कुछ ना कुछ खड़ा करने का सिस्टम कि उनको लगे वो सोफिस्टिकेशन उनके अंदर है, वो कला उनके अंदर फिल्म की, आपने तो हॉलीवुड से भी कला सीखी है, और इस तरह के नरेशन खड़े कर सकें जिसके अंदर सोफिस्टिकेशन हो, अच्छा लेसन देने की तरीका हो, क्वालिटी हो, जो लोग देखना चाहें। मुझे लगता है वहाँ भी कुछ किया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल सही कहा, एक सेना तैयार करनी पड़ेगी। और आप ही नहीं, बहुत लोगों ने मुझे ये सुझाव दिया है और मैं भी इसको बहुत सीरियसली सोच रहा हूँ कि कैसे मैं इस में थोड़ा अपना। आपको और मिलेंगे, मैं जानता हूँ ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में जो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हम प्रमोट करें, काम करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आप जैसे और भी जो मिलेंगे तो एक अच्छी इंस्टीट्यूशन बन सकती है जो अपने तरीके से उनको केवल कला में, बाकी छोड़ दीजिए, दुनिया बहुत कुछ करने को। जो ये जो खासियत है, जो विधा आज हमारी कमज़ोर है, फिल्म है या OTT है, इस तरह के अंदर उस तरह की ट्रेनिंग मिले जो लोग भाई हम और भी ऐसे लोग हैं, हमारे जैसे पागल और भी हैं, जैसे कहते हैं ना, तो मिलके महफिल जमाएंगे। क्या बात है। हम लोग वापस थोड़ा सा कुछ वैसे फिल्म के बारे में बताऊँ, मैंने बहुत पहले फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर एक गाइड लिखी, 6 साल वो गाइड छपी, द फर्स्ट फिल्म इंडियन फिल्म एंड वीडियो गाइड, जिसके अंदर वो जैसे डायरेक्टरी होती है ना हॉलीवुड की, फिल्म, उसकी समरी, उसकी फिल्मोग्राफी वगैरह। अच्छा। तो 1991 से मैंने शुरू की थी, 96 तक छपी। मेरे साथ ही एक जावेद करके लड़का था जो चलता फिरता डायरेक्टरी था, उसको सारा फॉर्म करना, पूरा बनाना हमने। ये लास्ट जो एडिशन रिलीज़ हुआ नौशाद जी ने किया था रिलीज़। अच्छा। ओह क्या बात है। तभी आपको बड़ी इन डेप्थ जो है नॉलेज है इंडस्ट्री के बारे में। बहुत बढ़िया। Do you know Bharat was made victim of conspiracies, censorship, and ideological subversions? We all have suffered a lot. Let's end it now. We bring to you Pracyam, an unapologetic video platform for Hindus. Protect your family from false narratives about Bharat. Documentaries, classes, shows that you will not find on YouTube. Pracyam. Give power to the Hindu voice for the cost of one coffee. Subscribe now at pracyam.com. रतन जी, थोड़ा सा वापस मैं आना चाहूँगा। संघ के 100 वर्ष अब पूर्ण होने वाले हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या योगदान रहा है संघ का इन 100 वर्षों में, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए।
देखिए, मैंने अपनी पहली जो किताब थी RSS 360 के अंदर मैंने दिया कि संघ के माइलस्टोन्स ऐसे मैंने डिस्क्राइब किया। बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने 5-6 माइलस्टोन डिस्क्राइब किए थे। अगर वो न होते तो भारत का क्या होता, आप सोचिए। बिल्कुल। पार्टीशन में लाखों लोगों की जान बचाई, कश्मीर के अंदर फौजियों के साथ खड़े होकर पाकिस्तान की फ़ौजों से लड़े, अपनी जानें गंवाई। अगर नहीं होता समय जम्मू कश्मीर का क्या होता। 2 दिन का क्रिटिकल टाइम था, पाकिस्तान से लाखों लोग नहीं पहुंचते साबित, उनका रिहेबिलिटेशन संघ ने किया। यह पहला उदाहरण है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। विश्व हिंदू परिषद ने पहली बार शंकराचार्य के मुँह से कहलवाया कि हिंदू न पतितो भवेत, हिंदू पतित नहीं हो सकता, और हिंदवा सहोदरा, यानी हर हिंदू एक ही माँ के बच्चे हैं, यानी उनमें ऊंच नीच नहीं हो सकती। शंकराचार्य को मनाया गया, उनसे कहलवाया गया। पहली बार सैकड़ों जो सारे अपने हम कहें कि साधु संत मठ सारे एक स्टेज पे आए, एक ही लेवल पे बैठे। इस बड़ी दिलचस्प एक कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। पॉडकास्ट में समय कम होता है, लेकिन मैं फिर भी नहीं बिल्कुल। एक संत को मिलने के गुरुजी ने कहा कि संत को मिलकर इसको अपने प्रयाग के अधिवेशन में लेकर आओ। तो अगली बार गए दौरे पे, उस समय ट्रेन पे घूमते थे और साल में 2 दौरे होते थे। तो उसको पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा, वो संत जी तो बोले मेरा आसन कैसे लगेगा, कितना ऊंचा होगा, और कौन है आसन पे, तो तब मैं डिसाइड करूँगा। तो गुरुजी बोले कहा हाँ। तो उसके पास गए, बोला संत जी आपने ऐसे कहा, तो हाँ मैंने कहा। तो बोले ऐसे कीजिए, आपका भगवा मुझे दे दीजिए, मेरा जो शर्ट आप पहन लीजिए। तो खुद भी दीक्षित सन्यासी थे गुरुजी, रामकृष्ण परमहंस के पीढ़ी उसी परंपरा के, अखंडानंद जी के शिष्य थे। तो बोले ऐसे कैसे बोलते हो? बोलते संत कभी ऊंच नीच देखता, संत कभी अपने मैं किस सिंहासन मेरा कैसा ये नहीं सोचता। तो आप अगर सोच रहे हैं तो आप तो संत कैसे हैं? ये गुरुजी ने कहा, जो बहुत ही जेंटल थे। संत माना और वहाँ पर आया। शंकराचार्य का दंडवत प्रणाम कर करके उन्होंने मनवाया, और वो रेजोल्यूशन पास हुआ 1966 में। कितना बड़ा क्रांतिकारी वो भारत के लिया। पहली बार कुछ 1000 साल चोला राजा ने लिया था, उसके बाद पहली बार सारे हिंदू संत भारत से एक प्लेटफॉर्म पे आए। ये एक बहुत बड़ी देन विश्व हिंदू परिषद के थ्रू संघ की थी। भारतीय मजदूर संघ, भारत के अंदर ट्रेड यूनियन के अंदर भारतीय सोच, भारतीय विचार की परंपरा से चलने वाले ट्रेड यूनियन जहाँ नंबर 1 है। वो कम्युनिस्टों के अंदर ट्रेनिंग लेके दत्तोपंत ने शुरू की। तो मजदूर के अंदर एक नेशनलिस्ट जो संगठन खड़ा किया, संघ के द्वारा खड़ा हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, नेशनल विचारों के संगठन, जिसने सारा काम खड़ा किया। आप फिर आते हैं हर वॉर के अंदर खड़े हो, तो चलिए अलग ही बात है। हर वॉर के अंदर बॉर्डर पे साथ में फौजियों के लिए जो जो करना था किया, वो एक बार छोड़ दीजिए। आप आइए, इसके बाद में आते हैं हम 1975 इमरजेंसी के अंदर 80% से 90% लोग जो जेल में गए संघ के स्वयंसेवक थे। सारी अंडरग्राउंड मूवमेंट के सारी स्पाइन संघ की थी। कई स्वयंसेवक उसमें इतने कष्ट में मारे भी गए, इन द सेंस बीमार पड़ गए, इतना उनको कष्ट हुआ कि वो बचे नहीं। बाद में सारा अपना जीवन दिया। इमरजेंसी के मतलब जो प्रजातंत्र दोबारा बहाल किया संघ ने किया। अब राम जन्मभूमि, अगर राम जन्मभूमि एक उससे पहले मैं जाऊंगा, एकात्मता यात्रा निकली थी। मीनाक्षीपुरम में 1000 परिवार एक साथ मुस्लिम बने, और मुसलमानों ने ऐसा डिक्लेयर किया उस संगठनों ने कि हम एक यहाँ के 10,000 गाँव को मुस्लिम बना देंगे। ऐसा कुछ बड़ा नंबर था। तो उस समय बड़ी चिंता हुई। सारे मठाधीशों को सड़क पे लाकर, हर बस्ती में घुमाकर, और एकात्मता यात्रा जो सारे भारत में 5 बड़ी यात्राएं, 200 छोटी यात्राएं, गंगा जल का बड़ा कुंभ, भारत माता का चित्र, सिंपल सी आइडिया, और सारे देश में घूमेगी। उसके अंदर 8 से 10 करोड़ लोग उसमें शामिल हुए थे। अच्छा। उस समय, और ऐसा हाल था कि हमको लगा था कि मैदान भरेंगे कैसे, मैदान ओवरफ्लो हो रहे थे। इतनी लोगों की भावना थी, लोगों की टैप करके भावना, और उसमें कन्वर्जन रोका गया। उसके कारण सारे लोग जागृत हुए, सारे पीठाधीश अपना पीठ छोड़ के सड़क पर आए, गांव गांव घूमे और कन्वर्जन रोका। वो एक बहुत बड़ा स्टेप था। उसके बाद राम जन्मभूमि में आया। राम जन्मभूमि के अंदर जो सारा हिंदू समाज सोया था और जाति की बातें करता था, पंथ की बातें करता था, राम जन्मभूमि ऐसा था जिसमें करोड़ों लोग शामिल हुए, और जात पात पंथ से ऊपर उठ के एक हिंदू समाज की तरफ बहुत मास मूवमेंट। मेरी किताब है फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन टू मूवमेंट। वो जो ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट बना, उसके जो स्टेप थे, वो पहला स्टेप ये एकात्मता यात्रा थी, और दूसरा स्टेप ये राम जन्मभूमि था। तो राम जन्मभूमि आंदोलन केवल आंदोलन नहीं था, उसके अंदर सारा समाज जागृत हुआ, आंदोलित हुआ, और वो जो चित्र बदला, जिसके कारण आज सारा भारत का चित्र बदला है। अब कोई कहे चित्र गलत बदला, ऐसा कहने वाले हो सकते हैं जो दुखी आत्माएं हैं, लेकिन भारत की आत्मा जागी।
भारत का एक जो गौरव था जागा और भारत का एक सांस्कृतिक जो गर्व था जागा, उसके कारण सारा चित्र बदला। अभी कोई चाहता ही नहीं कि भारत का पुनरुत्थान हो, कोई चाहता ही नहीं कि भारतवासी अपने गौरव को याद करके आगे बढ़े, तो उसकी समस्या है। ये एक मैं बहुत बड़ा बदल देख सकता हूँ। ऐसे और कई चीज़ें हैं जो भारतीय जनसंघ की स्थापना में संघ ने मदद की, वो तो मैं पॉलिटिक्स में जा ही नहीं रहा हूँ, लेकिन इस तरह से एक एक स्टेप पे आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हुई जिसके कारण बहुत बड़ा बदलाव समाज में आया। और अगर न होता तो क्या होता? आप जितने मर्जी अधिवेशन, जितने मर्जी आप एजिटेशन देख लीजिए, कच्चूतीवु गया, आज हम बात करें कच्चूतीवु का अधिवेशन जो आइलैंड दिया, उसके विरुद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन उस समय किया था। कच्छ का हिस्सा दिया, उसमें बीजेपी ने उस समय आंदोलन किया था। नॉर्थ ईस्ट के अंदर 70 साल काम किया। 1950 के अंदर उसका रिजल्ट आज आपने देखा, ये जब 2014 के बाद। उस समय 1950 में जब एकनाथ रानडे जिन्होंने विवेकानंद केंद्र की स्थापना किया, वो देखिए कितना बड़ा एक लैंडमार्क है। एक वहाँ पर आइलैंड है, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने एक वहाँ पर अपनी समाधि लगाई, उसके कारण उनकी दिव्य दृष्टि जागी और उन्होंने आगे जो भी काम किया, वहाँ पर विवेकानंद का एक स्मारक, एक स्मृति चिन्ह होना चाहिए। वहाँ के लोगों ने सोचा, वहाँ के चर्च ने विरोध किया, उन्होंने सोचा छोटा सा कुछ बना देंगे, बन नहीं रहा था, गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही थी, वो संघ के पास आए, गुरुजी ने एकनाथ रानडे जी को उनको समर्पित किया उस काम के लिए। आज एक भव्य स्मारक है, वहाँ पर पूरा एक भारत का तीर्थ धाम है। उसके कारण विवेकानंद केंद्र का जगह जगह काम है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा काम है। और इंदिरा जी वहाँ गई थी और उनका इतना उसके ऊपर उनका विश्वास था कि इसके कारण विवेकानंद केंद्र को बैन नहीं किया इमरजेंसी में, उनको पता था नॉर्थ ईस्ट में काम की ज़रूरत है। तो 1950 में जब वो गए तो उस समय एकनाथ रानडे ने कहा कि 15-20 दिन घूमे, उन्होंने कहा अगर यहाँ पर संघ का काम तुरंत शुरू नहीं हुआ तो ये सारा हिस्सा भारत से अलग हो जाएगा। वो तुरंत महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र में वहीं के थे, वहाँ एक शिविर चल रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे कम से कम 15 प्रचारक चाहिए, अगर काम तुरंत शुरू नहीं हुआ तो इसका बड़ा समस्या हो जाएगी, 30 साल में भारत से अलग हो जाएगा। तब वहाँ से 10 प्रचारक यहाँ से गए, एक राजस्थान से आया, एक पंजाब से आया, और वहाँ ज़मीन पे काम शुरू हुआ। और क्योंकि यहाँ विरोध इतना था, इतना ऑपरेशन था कि वहाँ पर आपकी जान भी जा सकती थी, वहाँ पर सेवागार से काम शुरू किया, स्कूलों से काम शुरू किया, सरकार से काम शुरू किया। वहाँ के लोगों को साथ में जोड़ने के लिए विश्व हिंदू परिषद का प्रयाग किया। पहला जो अधिवेशन हुआ वो आसाम में हुआ, और वहाँ के जब लोगों ने विरोध किया, ये तथाकथित हिंदुओं ने विरोध किया कि ये सारे जो हैं ट्राइबल लोग, ये तो हिंदू हैं ही नहीं, ये तो गौमांस खाते हैं, ये तो एनिमिस्ट हैं। तब गुरुजी ने कहा एनिमिस्ट तो हम भी हैं, हम भी नाग की पूजा करते हैं, हम भी प्रकृति की पूजा करते हैं। अगर वो गौमांस खाते हैं कि उनको डाइटरी हैबिट ऐसी थी, उनको स्वस्थ खाना मिलता नहीं होगा, उनकी जानकारी नहीं होगी, आने वाले समय बदलेंगे, पर हमारे हिंदू हैं। वो जो शुरुआती जो इंटीग्रेशन शुरू हुआ, उस इंटीग्रेशन का असर आपको 2014 में दिखा, दर्शन हुआ, लेकिन वातावरण बदलने में 70 साल की मेहनत थी। ऐसे ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने जीवन वहाँ दे दिया। एक का तो शरद पवार जिक्र करता है अपनी जीवनी में कि उसका दोस्त था पूना का, देखा था वहाँ पर बैठा, क्या करा, बोला जो मैं तो यहाँ पर संघ का काम करता हूँ। बोलता है ऐसे लोग हमें चाहिए, ऐसा शरद पवार कहते। मैं ऐसे एक टीचर को जानता हूँ जो उखरूल में, जो मणिपुर के आगे बर्मा से 6 किलोमीटर दूर था, जहाँ जाने में 2 दिन लगते थे पैदल, वहाँ उन्होंने स्कूल शुरू किया, रहने वाले डोंबिवली के, और सारा जीवन वहीं दिया, वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। मधुकर में वहीं उनका जन्म हुआ, वहाँ पर ही उन्होंने काम शुरू किया और वहीं अपना प्राण दिया। ऐसे जीवन के जीवन खप गए। तो ऐसे नहीं समाज खड़ा होता, भाषणों से नहीं होता समाज, ऐसे ही आप किताबें छाप दे के नहीं होता, वहाँ खड़े होकर काम करना पड़ता है, समाज को साथ में लेना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ काम किया, अगर शबरी कुंभ ना होता तो सारे दंडकारण्य में ये सारा, यहाँ पर नॉर्थ गुजरात के अंदर ट्राइबल एरिया के अंदर मिशनरी पूरे नंगा नाच जा रहे थे। नर्मदा का कुंभ हुआ, इसके कारण वहाँ पर केवल हनुमान की मूर्तियाँ बांटी, लोगों ने गले में डाली, बोले हिंदू हो गए वापस। मिशनरी ऐसे नहीं संघ के पीछे पड़े, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में काम देखा, उन्होंने सारे बस्तर के इलाके में, सारे ट्राइबल इलाके में संघ का काम दिखा है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ ट्राइबल है वहाँ वनवासी कल्याण आश्रम का काम है। एकल विद्यालय 1 लाख जगह पे चलते हैं, वन टीचर वन स्कूल। टीचर क्या, पेड़ के नीचे बैठे हो, एक छोटे कमरे में बैठे हो, बच्चे को पढ़ा रहे हो, उनकी फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से पढ़ा रहे हो, खेत में जा रहा है उसको पढ़ा रहे हो। वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर बन गए, वही टीचर ने ट्रेनिंग ली, प्राइमरी हेल्थ की भी देखभाल करने लग गया। इतने बड़े बड़े परिवर्तन जो हैं, जो समाज कटने से बचाया, जिन्होंने अपने जो जाति भेदों में सब लोगों को बांटने के प्रयत्नों को तोड़ा और जोड़ के रखा, संघ ने किया। बिल्कुल। अब ये सब छोटे छोटे काम गिने, सारे काम निकाल दीजिए तो आज क्या होता है हिंदू?
कहाँ होता भारत? वी आर मेड ऑफ 16 नेशंस, हाँ, दे शुड बी सेपरेटेड। ये अधिकारी डॉक्ट्रिन है। उन्होंने कैबिनेट मिशन को 1946 में दे दी। उन्होंने कहा 1947 को देश आज़ाद नहीं हुआ, आंध्र के अंदर रिबेलियन किया, क्योंकि स्टालिन ने कहा था कि ये तो आज़ादी नहीं है, तो बुर्जुआ आज़ादी है। वैसे लोग आज हमें सिखाते हैं कि देशभक्ति क्या है। जो 1942 में कांग्रेस के नेताओं को पकड़ाते थे, ब्रिटिशों को बोलते थे प्लीज़ गिव अस अ चांस, डांगे का पत्र है, योर हाइनेस प्लीज़ गिव अस अ चांस टू सर्व यू, क्योंकि तब तक रशिया से दोस्ती हो गई थी। वो व्यक्ति हमें सिखाते हैं कि संघ का क्या रोल था आज़ादी में। वो हमें सिखाते हैं कि ये तो अंग्रेज़ों के साथ थे, और वो 1951 में शस्त्र की पूरे सेना के बल पे आंध्र के अंदर उनको कुचला गया। ये कितने लोगों को याद है? उन्होंने रज़ाकार साथ भी काम किया, कितने लोगों को याद है? तो ये इतिहास बताने की आवश्यकता है। और इसीलिए संघ ना होता तो क्या होता, इसलिए मैंने कुछ आपको चीज़ें बताई जो संघ के कारण रुकी या अच्छी हुई। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। प्राच्यम is putting out as an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हुई है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam. Pratyam is doing a very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy.